नहीं ज्वाइन, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप ये देख सकते होंगे, हमारी विद्यांता की वेबसाइट दिख रही होगी राखी आपको। ओके, ठीक है। So we are going to start with the today's session, and today's session is about the introduction. Okay, so I will introduce about myself, that I am Daniel Jadhav, and I am working in a Vidyanta Skill Institute as a AHA instructor and ICN instructor. I also did this course from the AIMS and RML and from the Vidyanta. We are also, practicing for the JCI and NABH, and we are conducting some practicing session for some hospitals also. Okay, one more person joined. Okay, Amrita is there. Fine. So this is our official website, vidyanta.com. Okay. Uh, Here, yesterday I have shared some of the steps to you all. Okay. So I told you, and I have shared some thing to you, that to visit vidyanta.com, and second step is to go to my course option. Okay, so your course option, first of all, you need to do a login. But as you are the new people here, so you have to create an account. Got my point? So click on the login. Okay, so here is my detail. Okay, so as you are new to this website, so you have to click on the register. आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो भी आपकी चलती है, जैसे मेरी ये चलती है, तो यूजर नेम में मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। मुझे इजी लगता है कि मैं ईमेल आईडी डाल दूं, और पासवर्ड आपको ऐसा बनाना होता है कि जो आपकी कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, द पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, टू मेक इट स्ट्रॉन्गर यूज अपर केस, लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स एंड सिंबल। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इन्फेक्शन, मैंने यहाँ इन्फेक्शन लिख दिया है @7891। ओके, 7891 ऐसा कुछ भी एक पासवर्ड बना दो, तो ये स्ट्रांग है, यहाँ लिख के आ जाता। तो सेम ऐसा ही पासवर्ड आप यहाँ पे भी फिर से वापस रिपीट कर दीजिए। ठीक है, रिपीट करके इसको रजिस्टर कर देना, आप रजिस्टर हो जाओगे। तो रजिस्टर होने के बाद में अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है, तो वो आपको कहेगा कि नहीं, ये स्ट्रांग नहीं है या वीक है। तो आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद में जो आपने रजिस्टर किया होगा, आप लॉगिन सेक्शन पे जाना, और जो भी आपने रजिस्टर किया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, और रिमेम्बर मी पे क्लिक करना बार बार, ताकि आपको लॉगिन ना करना पड़े। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। Okay, once you will register, here you can see 3 courses are there on my account, because I'm a employee of the Vidyanta, that's why. But you will see a 0 over here. Once you will register and open this page, it will show 0 to you. Okay, because we are going to add a course on your profile. Okay, अमृता आवाज नहीं आ रही है। राखी, आपको आवाज आ रही है? यस सर, मेरे को आ रही है। अच्छा, अमृता को आवाज नहीं आ रही है। अमृता जॉइन, मैं उसको लिख देता हूँ, क्योंकि उसने वो ज्वाइन ऑडियो पे नहीं किया होगा। मैं अमृता के लिए लिख देता हूँ, 1 मिनट। अभी आ रही है वॉइस आपकी, मैंने कर अच्छा, लिया। आपकी आ रही है? अच्छा, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, सो इट विल शो 0 टू यू नाउ। Okay, but we will add one by one as you all will register at that time. It is not compulsory right now, just for your information I'm showing you. So it will show 0, and one candidate is calling Avdesh. Okay, hello. नहीं, लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे। हाँ हाँ हाँ,
तो मैंने ग्रुप में है, ग्रुप के अंदर है, ग्रुप में शेयर किया मैंने। नहीं, मैंने कल शेयर कर दिया था ग्रुप में। अच्छा, अच्छा, तो मैं आपको अभी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये गया आपके पास, चले गया ये लिंक, लिंक पे क्लिक कर देना, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, so this is the first day. I know that it will take time to some people to connect it. Okay, so don't be so worry about it. Okay, so this is your course, infection control nurse course. Okay, विद्यांता ये कोर्स काफी टाइम से करवा रहा है। अच्छी बात ये है कि विद्यांता एक लौता ऐसा इंडिया में एक कोर्स था जिसमें दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, ये जितना भी एजेंडा देख रहे हो ना, ये दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार मैम ने डिजाइन किया। और हमारा जो फर्स्ट कोर्स था उसमें दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की जो थॉमस मैम थी वो भी आई थी इस कोर्स का फर्स्ट डे अटेंड करने। तब पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन जैसे कि अब ये कोरोना आ गया है, तो कोरोना के बाद से हमने ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब ऑफलाइन था तो ऑफलाइन में हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात थी कि दिल्ली डीएनसी की रजिस्ट्रार मैडम भी आई थी और उन्होंने ये डिजाइन करके दिया था हमें, और हमें उसके क्रेडिट आवर्स भी दिए थे। तो कैंडिडेट को क्रेडिट आवर्स भी मिलते थे, 12 क्रेडिट आवर्स उस टाइम में दिए थे दिल्ली नर्सिंग काउंसिल की मैम ने। और ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है इंडिया में जिसको काउंसिल का एक ये मिला हो, गवर्नमेंटल बॉडी का किसी को एक्रेडिटेशन मिला हो, लेकिन उस टाइम में हमारे इस कोर्स को, जो ये आईपीसीएन का कोर्स है, इसको मिला था, ठीक है। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, और 2017 से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन से ही, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ। आज का छोटा सेशन है, आज का ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटे का, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। ओके, सो वेलकम टू द कोर्स। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, वी वांटेड टू शेयर विद यू हाउ टू get the most out of this online course. Depending on your current competency level, the course has been designed to provide you flexibility in moving around, and the course in free form. However, we would strongly suggest that follow the sequence of the courses outlined. Okay, so flexibility क्या है, ये ऑनलाइन है ना। तो ये अच्छी चीज है कि आप ड्यूटी पे हो या कहीं पे भी हो, आप ऑनलाइन इसको कनेक्ट करो। ऑडियो सुन के भी आप अटेंड कर सकते हो, आप वीडियो देख के भी अटेंड कर सकते हो, और अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो हम आपको रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है ना, इस पे आपका को ध्यान रखना है। हम बहुत मैसेज नहीं डालते, सिर्फ जरूरी मैसेज डालते हैं, तो आप लोग बस उस मैसेज पे ध्यान रखो, ठीक है। द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू द सेक्शंस व्हिच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द लेसन्स। ईच लेसन हैज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। देयर इज अ कोर्स मटेरियल अंडर द मटेरियल टैब। ओके, तो ये मटेरियल टैब के अंदर में क्या आपको मिलेगा, कोर्स मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि वो कहाँ पे होता है। Okay. The course materials contains either the presentation, handouts और both. हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन देखने को मिले, हैंडआउट्स भी मिले, या दोनों भी मिले। यू कैन डाउनलोड द हैंडआउट्स फॉर योर फ्यूचर यूज। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप हैंडआउट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। द प्रेजेंटेशंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोर्स, एंड यू शुड स्पेंड सफिशिएंट टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू द टॉपिक्स। डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, आफ्टर ईच टॉपिक देयर माइट बी अ शॉर्ट क्विज दैट विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप लॉग इन करके इस कंटेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, और आप गो थ्रू फिर से कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो इसको। और जो इसमें आपके जब भी क्लासेस होगी, बीच बीच में आपको कभी कभी क्विज देंगे। ये ऑनलाइन क्विज होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्विज कहाँ पे होता है। मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अपना कोर्स इंट्रोडक्शन चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम एंड रोल ऑफ नर्स, वो भी आज हम देखेंगे। फिर बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन उसमें देखिए आप यहाँ पे वो क्विज 1 देख सकते हो, 1 क्विज लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास से आपके क्विजेस स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। Depending on the quiz and final test, there are 3 types of questions: knowledge, skill and scenarios, ठीक है। क्वेश्चंस जो आपको आएंगे इस क्विज में या फाइनल इसमें, ये हो सकता है आपके, जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक में से हो, कुछ है नर्सिंग से रिलेटेड, आपका आईक्यू लेवल देखने के लिए। क्योंकि जब भी आप आईसीएन का के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, आपको सिर्फ आईसीएन से ही नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ज्यादातर आईसीएन के क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ होते हैं आईक्यू रिलेटेड, या एक कंडीशनल बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है।
The knowledge questions test your understanding of the topic, while skills test your approach on how to perform certain tasks. Finally, scenarios are intended to see how you would react under the certain medical situation. तो वही मैंने बताया, जैसे कि आप कंडीशनल बेसिस वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं, बहुत ही यूजर फ्रेंडली क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरेस्ट भी आएगा. We wish you success in the course with the understanding that your desire and efforts and paramount to your success. ठीक है, तो आपके सक्सेस के लिए हम विश करते हैं और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, सेम यही रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी कल. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले पैराग्राफ में बताया था कि ये लेसन है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, ये लेसन का पेज है और ये लेसन का से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे आप मटेरियल देख सकते हो. मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है, कोर्स हाईलाइट एंड रोल ऑफ आईसीएम. तो ये दो टॉपिक हैं जो हम आज देखेंगे. तो लेसन इंट्रोडक्शन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स एम टू एंश्योर द प्रोटेक्शन to those who might be vulnerable to acquiring an infection either in general community or in a hospital setting. So you people know that we are working on a infection control. You are doing a course on a infection control. So basically the WHO is highly working with this infection related things. इन्फेक्शन से रिलेटेड WHO बहुत एक्टिविटी करता है, उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उसकी गाइडलाइंस को बहुत ध्यान दिया जाता है और वो हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं, और उस अपडेट के हिसाब से आप लोगों को भी अपडेटेड रहना पड़ता है. ठीक है, अब अपडेटेड रहना पड़ता है. आप ये कोर्स कर रहे हो सकता है कि ये कोर्स की जो आज हमने गाइडलाइंस पढ़ी है वो कल को पुरानी हो जाए या कल को आउटडेटेड हो जाए, तो आप लोग अपने आप को अपडेटेड कैसे रखोगे? मैं एक और आपको अच्छी चीज बताता हूं. आप लोगों को क्या करना है कि बस WHO की साइट पे जाना है, ओपन WHO क्लिक डालना है और ये आपका आ गया है WHO की वेबसाइट. ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप कोर्सेज भी कर सकते हो. आपको क्रिएट करना होगा अपना अकाउंट, यहाँ पे लॉगिन करके फर्स्ट टाइम क्रिएट करना, और हम देखते हैं यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से. ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का एक कोर्स भी है WHO के पास में, और वो कोर्स आप लोग जरूर करना, और उस कोर्स में आपको अपडेटेड हमेशा यहाँ पे WHO की अपडेट्स आपको मिला करेगी. ठीक है, तो जब भी आप कल को ICN बन गए हो या बनने जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप लोग यहाँ पे जाओ और आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्सेज. अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो, क्योंकि WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में कोर्सेज बनाता है. अब आपको यहाँ पे आपका कोर्स सेलेक्ट कर लेना है. ये एडिशनली बता रहा हूँ. तो आप लोग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये कोर्स कर रहे हो हमसे, तो और मैं WHO का भी आपको एक चीज बता देता हूँ, और ये लोग सर्टिफिकेट भी देंगे आपको. तो एक हमारा सर्टिफिकेट, एक WHO का सर्टिफिकेट, तो ये दो चीज हो जाएगी आपके पास, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी और एक. और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे कोर्सेज हैं इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड, और यहाँ पे ये सभी कोर्सेज पे आपको एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलेगा WHO का. हो सकता है आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो ये कोर्स आगे जाके जरूर कर लेना. और ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल की जो हम ये आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उसके साथ ये भी लगा देना. इससे क्या होगा कि आपका जो सर्टिफिकेशन है और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कोर्सेज हैं इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड. यहाँ पहले इतने नहीं थे, लेकिन कोरोना के बाद से गाइडलाइंस बहुत सारी अपडेट हो गई है, बहुत कुछ नया एड ऑन हो गया है. तो इस वजह से क्या है कि कोर्सेज भी बढ़ गए, स्टडीज भी बढ़ गई. ठीक है, तो हम फिर से अपनी साइट पे आते हैं. आप लोगों को याद रहेगा, यूजफुल था ये आप लोगों के लिए? क्या आपको लगता है ये यूजफुल है? आप जरूर मुझे बताना. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे WHO से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर नर्सेस फॉर द सैनिटेशन प्रोसीजर्स. सैनिटेशन हाइजीन के ऊपर बहुत वर्कआउट होता है, डिकंटामिनेशंस, BMW skills etc. while also studying a patient bacteria to identify an infection that may have possibly resulted from the patient's health care. The program is to endeavor to prepare a nurse of implementation of the hospital infection control activities in a day-to-day practice to prevent hospital acquired infection. तो मेन एम यही है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, और डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि ये महीने में, हफ्ते में, हर दिन की. ठीक है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रोल ऑफ ICN. ठीक है, रोल ऑफ ICN हम देख रहे हैं, तो रोल क्या क्या है ICN का आप बहुत ध्यान से देखिए. टू मॉनिटर
आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट एंड कंट्रोल द अकरेंस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। तो आपको डेली मॉनिटरिंग करनी है, आइडेंटिफाई करने हैं न्यू इन्फेक्शंस, क्या ग्रोथ रेट आपके हॉस्पिटल में मिल रही है, प्रिवेंट करना है उस ग्रोथ रेट को या उस एपिडेमिक को या जो भी स्प्रेड हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्वेलेंस इन्वेस्टिगेशन। एपिडेमियोलॉजिकल, अभी देखो बीच अभी कोरोना तो चल ही रहा है, बीच में डेंगू भी आया था, है ना, ये सारी एपिडेमियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और इसकी सर्वेलेंस करना, इसके इन्वेस्टिगेशन करना और रिकॉर्ड रखना। आप न्यूज में देखते होंगे कि डाटा मिल रहा है, दिल्ली में इतने केसेस बढ़ गए हैं, इतने डेथ रेट हैं, इतने रिकवरी रेट हैं। ये डाटा कहाँ से मिल रहा है? हर एक हॉस्पिटल से लिया जाता है और आईसीएन को या क्वालिटी मैनेजर को ये डाटा को, अपने डाटा को अपलोड करना होता है। तो डाटा एक्यूरेसी बहुत बड़ा काम है आईसीएन के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करना और उसके ट्रांसमिशन को फाइंड आउट करना, उसकी ग्रोथ को फाइंड आउट करना। ठीक है, रिव्यू और असेसमेंट ऑफ ए ऑक्यूपेशनल एंड एम्प्लॉय हेल्थ। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी नर्सेज हो गई या हाउस कीपिंग्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, डिपेंड करता है आपको क्या रोल दिया गया है हॉस्पिटल में। ठीक है, आईसीएन की टीम, आईसीएन एक टीम की मेंबर होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि इस टाइम में आइस इन्फेक्शन कंट्रोल में कौन कौन लोग और जुड़े होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। ऑब्वियसली आईसीएन का रोल आप प्ले कर रहे हो, आईसीएन बन रहे हो, तो लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप स्ट्रांग होने चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश में भी स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश में इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आईएनसी, अगर आप नर्स हो, ऑब्वियसली नर्स हो, हम नर्स का ही कोर्स कर रहे हैं, तो आईएनसी अपना एग्जाम पेपर इंग्लिश में ही निकालती है। उसने कोई ऑप्शन नहीं रखा कि हिंदी के लिए या दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो आपने इंग्लिश में जब एग्जाम दिया है तो आपको इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही अच्छी, लेकिन हाँ, एक एवरेज इंग्लिश तो जरूर हर एक को आनी चाहिए। ठीक है, कंडक्ट रिसर्च ऑन इंपॉर्टेंट पेशेंट डाटा फॉर इम्प्रूवमेंट्स, एजुकेटिंग हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो रिसर्च वर्क क्या हुआ आपका? हमने चलो बीएससी में किया, एमएससी में रिसर्च की, लेकिन यहाँ पे कौन सी रिसर्च हो गई? यहाँ पे जो भी केसेस बढ़ते हैं या जो भी कुछ न्यू न्यू, अब जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद में काफी फाइंडिंग्स आई। जरूरी नहीं कि जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं बड़े बड़े वो ही उन्होंने ही कुछ कुछ नई चीज ढूंढी हो, छोटे लेवल के भी लोग बहुत कुछ अपना जो कंट्रीब्यूशन रखते हैं। ये जो डाटा हम भेज रहे हैं या कुछ नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल में स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन को, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे देती है। तो इसीलिए आपको सेल्फ रिसर्च भी या एक टीम रिसर्च या एक हॉस्पिटल रिसर्च में भी हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, एजुकेटिंग हेल्थ वर्कर्स। तो आप आईसीएन, कल को आप आईसीएन बन जाओगे तो आपको नर्सेस को पढ़ाना भी पड़ेगा। हो सकता है नर्सेस, हो सकता है डॉक्टर्स भी, और हो सकता है हाउसकीपिंग भी। ठीक है, तो आपके अंडर काफी हेल्थ केयर रिलेटेड वर्कर्स काम करेंगे। तो आपको क्लासेस भी लेनी है, और क्लासेस लेनी है तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। कोर्स हाईलाइट पे आते हैं, कोर्स के बारे में बता देते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट है इस कोर्स के और क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर। ठीक है, आप लोग क्लियरली देख सकते होंगे ये स्लाइड्स को, कोर्स की हाईलाइट। ठीक है, तो WHO, ऑब्वियसली WHO इन्फेक्शन के ऊपर सबसे बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन तो वो WHO है, और उन्होंने एक कोर कंपोनेंट बनाई है। ठीक है, कोर कंपोनेंट एक बेसिक स्टडी है। इस कोर कंपोनेंट में क्या होता है, हम एक वीडियो है, जल्दी से वो वीडियो देखेंगे और हम कोर कंपोनेंट को समझेंगे। मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कोर कंपोनेंट है क्या और क्या रोल प्ले करता है। Infections acquired during healthcare delivery are a major problem for global health, causing harm to patients and putting the very notion of safe, trusted health systems at risk for all countries. 1 in 10 patients get an infection while receiving care. Infections cause up to 2/3 of deaths among hospital-born babies. These are just a few shocking problems we are facing in our world. But healthcare-associated infections are avoidable,
And to prevent these infections, including those antibiotic resistant, is a key priority for WHO. This is why WHO has engaged experts and colleagues with field experience to resolve this problem. Also based on scientific evidence, we all together identified the core components that make IPC programs successful to prevent harm. The new core components are absolutely essential for us to have for low resource settings because WHO documents carry a lot of clout with the ministries of health. It can prove to be cost effective, but most importantly, the IPC focal people working in healthcare facilities find it a great support and it gives them the clout to do their job properly. So infection control is really critical to the control of antibiotic resistance. You know, if you think about the spread of antibiotic resistance, it's just like a bushfire. And of course, yes, we need new fire trucks and new helicopters, that is new antibiotics, but they're 5 or 10 years away. And in the meantime, we need a fire break, and that fire break is good infection control. And so this is why the core components are so critical, whether you're a wealthy country or a poor country. All countries need a national policy on infection control, and the core components are exactly what we need to direct that effort. WHO recommendations identify 8 core components that make infection prevention and control effective and aim to support countries and health facilities to prevent healthcare-associated infections and antimicrobial resistance. The first component is about having an infection prevention and control program supported by a dedicated budget and trained staff. Infection prevention control programs are essential in healthcare facility level because healthcare-associated infections lead to high cost and high mortality. In order to ensure establishment of strong infection control programs, we need to make sure there is political commitment at the highest level, starting with resolution at the World Health Assembly, and then moving on to establishment of regional programs. The second component is to have and implement guidelines on infection prevention and control standards and operating procedures. For us, guidelines provide a standard that we can follow, we can all agree on. So now we have, like for example in Chile, the healthcare providers, the directors of the hospitals or the infection control programs use the guidelines in order to allocate resources or organize healthcare in order to make it safer for patients. The third component is education and practical training based on infection prevention and control principles and best practices for healthcare workers, managers, and other professionals. Education and training can change practice if we do 4 things. Number 1, if we contextualize within their experiences. 2, make it very practical. 3, have champions to drive the process. And 4, get the administrators involved by having a proper advocacy plan. The fourth component is healthcare-associated infection surveillance and timely feedback of results, both at the national and facility level, to detect the problem and guide interventions. So when hospitals do surveillance, they usually measure the burden of infections and describe the pathogens causing infections and their resistance pattern. Good quality surveillance data contributes to tailored prevention activities to reduce the burden of infections and resistance of organisms. The fifth component is the use of multimodal strategies to implement recommendations to improve practices at the point of care. These guidelines reinforce the value of multimodal strategies for decision makers, for leaders, for implementers. And what this means is making sure the right resources are in place, the infrastructure to support improvement. It means using the most effective methods of training and education. It means checking that the right thing is happening at the right time, monitoring and evaluation and feedback. It means communicating and advocating and campaigning for infection prevention, and all of this taking place within a culture that supports improvement in infection prevention and control. All countries and all health facilities can benefit using a multimodal approach to protect people. The sixth component is regular monitoring of healthcare practices according to standards and guidelines, followed by timely feedback of the results, both at the national and facility level. I think monitoring in the field of infection control is a very important issue. And for instance, I would like to give you an example from my own country. We have established
hand hygiene consumption as an indicator for good hand hygiene. And meanwhile, more than 1,000 hospitals in our country are using this indicator, and we were able to achieve a lot of increase in this field. The seventh component is to make sure that bed occupancy does not exceed the standard capacity of the facility and that staffing levels are adequate according to patient workload. Level of staff and bed occupancy, we have three major challenges to overcome. First is the lack of human resources on IPC. The second is the lack of the involvement of administration. And third, we have a lack of involvement of patients and families. So we have to address all these challenges if you want to overcome this problem. Establishing a team at the national level provides guidance and leadership that could accelerate the momentum that is needed to ensure that IPC is implemented throughout the country. The eighth component is to ensure that patient care activities are undertaken in a clean, hygienic environment with adequate infrastructures and equipment, in particular for hand hygiene. Water and sanitation are absolutely fundamental to preventing infections. I think this is overlooked. We know it's overlooked. We did a global report where we understand that 40% of hospitals are without, a source of water, and that's unacceptable. We walk into these health facilities and we see unhygienic conditions, and we know diseases are going to be spread. So this is something that is absolutely wonderful that it's been included in these guidelines as a prerequisite. The last public health emergencies of international concern that was declared by the WHO showed that how important is to have infection prevention and control in place for member states to fight epidemics and fight emergencies. If we are better prepared, if we have infection prevention control structure in place, we have a better chance to fight these emergencies. One of the great lessons learned from outbreaks like Ebola and MERS and SARS is the importance of strong infection prevention and control from a global health perspective to prevent the next epidemic. Effective infection prevention and control can lead to more than 30% reduction of healthcare-associated infections. However, implementing the recommended core components isn't always easy and takes time and commitment. But there are great examples around the world that this is possible, even with limited resources. Countries and healthcare facilities engaging to do this will reduce infections and antimicrobial resistance and will save money. Most importantly, this will make patients safer and save lives. Thank you for committing to infection prevention and control. Okay. So these are the core components. मैं भी इसे बता देता हूँ कि core components क्या है, ठीक है? Okay. So the first one is the guidelines. Guidelines बहुत important होती है. आप ICN काम करते हो और इसलिए अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है? डिपेंड करता है आप कहाँ पे ICN हो, आप NABH में हो या JCI में हो, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है? ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातों में है, लेकिन वो ज्यादा इतने ड्रास्टिक चेंज नहीं होते कि आपको टाइम लगे. अगर जब भी आप किसी जगह ज्वाइन करते हो एज ए ICN, वो लोग आपको शुरुआत में ट्रेनिंग देते हैं, अपनी गाइडलाइन से ओरिएंटेड कराते हैं और आपको मैनुअल भी दिया जाता है और उस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही आपको गो थ्रू करना होता है और आपको ध्यान रखना होता है कि वो मैनुअल अपडेटेड है या नहीं है. बहुत जगह मैंने देखा है, मैं बहुत हॉस्पिटल्स में जाता हूँ और देखता हूँ कि पुराना मैनुअल पड़ा होता है, पुराने मैनुअल से ही या बुक से ही बुक को ही रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो गाइडलाइंस पता होना बहुत जरूरी है. सेकंड चीज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है? तो जो भी आप गाइडलाइंस पढ़ते हो उसको आपको एजुकेट करना है, अपने हर एक स्टाफ तक पहुंचाना है, ठीक है? अवेयरनेस स्प्रेड करनी है और उनको करेक्ट करना है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है. आप जस्ट ICN बन गए हो लेकिन आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे, क्लासेस नहीं ले रहे, तो आपका जो इंस्पेक्शन के टाइम में जो स्टाफ परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही पुअर आएगा, ठीक है? और बहुत सारी कमियां निकल सकती हैं, इसलिए जो भी आप गाइडलाइंस आपको पता है वो हर एक स्टाफ को भी पता होना बहुत जरूरी है.
सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। सर्वेलेंस मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग मींस यू हैव टू मॉनिटर बट इन द इंटरमिटेंट पीरियड। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप नर्स हो, ठीक है, अभी आप नर्सिंग का काम कर रहे होंगे, तो उसी से ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप नर्स हो और कोई आपके यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट आया है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप देखते हो कि उसको एलर्जी या रिएक्शन है या नहीं है। तो जब भी आप ब्लड चढ़ाते हो उसे, तो 15 मिनट्स तक आप उसी के पास रहते हैं, है ना। 10 to 15 मिनट्स पहले ही उसके साथ रहोगे और आप देखोगे कि कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी तो उसको क्रिएट नहीं हो रही उस ब्लड चढ़ाने से, है ना। और 15 मिनट तक अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते, तो तब हम क्या करते हैं, फिर हम अपने स्टेशन से बार बार 10 से 15 मिनट में बीच बीच में आके चेक करते रहते हैं। वाइटल्स तो चेक करते ही हैं और साथ ही साथ देखते भी रहते हैं कोई एलर्जी या रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स थे, वो टाइम था आपका कंटिन्यूस सर्वेलेंस के लिए। मतलब आप फुली फोकस थे, पूरा ध्यान था कि भाई कुछ उसको कोई ऐसा रिएक्शन या एलर्जी हुई है या नहीं हुई है। फिर बाद में मॉनिटरिंग में क्या, आप बीच बीच में हर 15 मिनट में आके देख के जा रहे थे कि हमने जो ब्लड चढ़ाया है या चल रहा है, या चढ़ा के होने के बाद भी हम 15-15 मिनट में वाइटल साइंस लेते हैं और देखते हैं। तो यही एक है सर्वेलेंस के लिए। आप देखते होंगे कि आपके यहाँ कैमरे लगे होते हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, सीसीटीवीज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर्वेलेंस सेटअप बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। और मॉनिटरिंग मीन्स आपको बीच बीच में आके ये एक डेडिकेटेड टाइम होता है, उस डेडिकेटेड टाइम पे आपको हमेशा कुछ चीजें चेक करनी होती है। वो क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, हम आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको बताते रहेंगे कि आप सर्वेलेंस किस चीज का करोगे, मॉनिटरिंग किसका करोगे। इसमें भी टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, टोटल मॉनिटरिंग होती है, पीरियोडिक टाइम मॉनिटरिंग होती है, और भी इसके टाइप्स होते हैं। तो हम एक सर्वेलेंस का जब टॉपिक आएगा तब हम लोग वो सीखेंगे, आज नहीं लेकिन आने वाले क्लासेस में, ठीक है। ऑडिट एंड फीडबैक। तो ऑडिट एक होता है इंटरनल ऑडिट और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। इंटरनल में मतलब वो आपके हाथ में होता है, वो भी बहुत सीरियसली लिया जाता है इंटरनल ऑडिट, और उसको ऐसे ही रिजेंबल किया जाता है कि वो स्टाफ को लगता है कि ये एक्सटर्नली है, ठीक है। लाइट नहीं लिया जाता, हल्के में नहीं लिया जाता उस चीज को भी। तो इंटरनल ऑडिट में आपकी देखा जाए तो सेल्फ परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि हमने जो भी तैयारियां की हैं या आपके स्टाफ को कितनी नॉलेज है, क्या क्या बातों में उनमें कमी है या क्या क्या बातों में उनको सिखाना है। ये सारी चीजों को इंटरनल ट्रेनिंग या ऑडिट के टाइम में, इंस्पेक्शन के टाइम में हमें जज करना होता है। और जब एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो NABH का जो ऑडिट आता है, ये साल में भी आ सकता है एक बार, या 3 साल में भी एक बार आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। JCI का कॉमनली NABH का एवरी ईयर होता है, और JCI हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हो तो एवरी 3 इयर्स में होता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, वो जल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन NABH वाला जो होता है वो हर साल जरूर होता है, ठीक है। और जल्दी भी हो सकता है अगर उनकी कंप्लेंट्स गई हो, माल प्रैक्टिस हॉस्पिटल कर रहा हो या कुछ भी वहां गड़बड़ी चल रही हो, तो हो सकता है कि वो कभी भी एक सरप्राइज ऑडिट कर ले, ठीक है। और उसी के ऊपर डिपेंड होता है हॉस्पिटल का लाइसेंस भी, एक्रीडेशन भी, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन या ऑडिट होता है, और उसका फीडबैक जो होता है वो हमारा रिजल्ट होता है। उसके फीडबैक के हिसाब से हमको चेंजेस लाने होते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी थी या क्या खूबी थी। कमियों को ही करेक्ट किया जाता है, खूबी तो अच्छी बात है, लेकिन जो कमियां हैं उसके ऊपर फिर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। कोर्स एंड एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये जो कोर्स है इसका एम क्या है? द एम ऑफ द कोर्स इज टू एम्पावर नर्सेस विद द एक्सपर्टाइज which is essential for the effective implementation of the infection control practices across all healthcare setup। तो ठीक है, तो एम यही है कि आप नर्सेस को एम्पावर करोगे, एजुकेट करोगे, मोटिवेटेड करोगे, ताकि वो जो भी प्रैक्टिसेस कर रही हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से करें और अपनी जो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, और एक करेक्ट नॉलेज, एक पॉजिटिव नॉलेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोवाइड द सिस्टमिक ट्रेनिंग, सिस्टमेटिक होना चाहिए, स्टेप वाइज होना चाहिए, कोई हर एक चीज के स्टेप होते हैं, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना नहीं चलाना होता, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए जो भी इथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें सिस्टमेटिक काम करना है, ये आपको सिखाना है। टू अनेबल नर्सेस टू बी अवेयर ऑफ द एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। एविडेंस बेस्ड क्या हुआ, कोई बता सकता है मुझे? मैं चाहता हूं कि थोड़ा कम्युनिकेटिव भी हो, अगर कोई इंटरेस्टेड हो बताने में तो बोल सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही फिर रखूंगा।
एविडेंस बेस मीन्स जो जिन चीजों के लिए प्रूफ हो या जो मतलब वैलिड हो, यस बोल यस, सकते हैं। ठीक है, हाँ आपने सही कहा अमृता, थैंक यू। तो एविडेंस बेस्ड यही कि हमारे पास में जो एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ है ना, जो प्रूफ हो, और हमें उसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना बहुत जरूरी है। हमारे पास प्रूफ्स हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, या हमारे पास में एविडेंसेस हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है हॉस्पिटल में, लेकिन हमें उसके ऊपर स्टेप भी लेना होता है। ठीक है, हो सकता है आप एज ए आईसीएन हो, ये बड़ी एक चैलेंजिंग भी जॉब होती है, लेकिन ये अगर आपको नॉलेज है ना, तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगी, इजी हो जाएगी। शुरुआत के दिनों में ये हो सकता है चैलेंज आए, लेकिन बाद में आपको बड़ा इजी और अच्छा लगेगा। अगर कभी आप आईसीएन वर्क कर रहे हो तो बड़े इंजॉय करते करते भी आप काम कर सकते हो। इसमें चैलेंजेस आते हैं कि हो सकता है आपको डॉक्टर्स के साथ फेस करना पड़े। डॉक्टर्स कुछ होते हैं जो बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अगेंस्ट में भी जाते हैं या बातों को नहीं मानते। ठीक है, या कोई गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, आपके पास में एविडेंसेस हैं, उनके आपने सैंपल्स लिए हैं, वो पॉजिटिव भी आए हैं। जैसे समझो हैंड कल्चर लिया आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एविडेंस बेस्ड का। हैंड कल्चर लिया, किसी डॉक्टर ने अंगूठी पहनी हुई थी, ठीक है, जो निकलती ही नहीं थी या बस आगे पीछे हो जाती थी, है ना। ऐसी चीजों को तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है कि उनको पुश कर सकते हैं कि आप इस चीज को ना पहने, या फिर आप क्या करें, अपनी बहुत हैंड हाइजीन रखें, ताकि कभी सैंपल भी लिया जाए तो आपका सैंपल नेगेटिव में आए। तो नर्स क्या कर, आईसीएन क्या करती है, सॉरी, आईसीएन क्या करती है, वो हैंड कल्चर लेती है, रैंडमली कभी भी ले लेती है। पहुंच के किसी ने ऑर्नामेंट्स पहने हैं तो ऐसे टाइम में भी कल्चर ले सकती है, ये उनके रूल के अंडर बताया गया है। ठीक है, तो आप किसी आईसीएन को ऐसा करते देखो तो उनसे नाराज मत हो, क्योंकि उनका काम है। ठीक है, तो उनके कल्चर्स लिए जाते हैं। तो अगर कोई एविडेंसेस मिलते हैं तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको वार्निंग दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। हो सकता है कितनी बड़ी इंचार्ज हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, और आप उनके उनको हर्ट कर दो, इमोशंस को हर्ट कर दो, है ना। लेकिन हाँ, जब भी आप किसी को बोलते हो, आपको बहुत पोलाइट, हम्बली और बहुत रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट एक आप सारे ही प्रोफेशनल्स हो, नर्सेस चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, हर एक जन प्रोफेशनल है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप उन्हें वार्निंग दे सकते हो, और कोई एम्प्लॉय 3 बार से ज्यादा अगर उस बात को नहीं मानता या नहीं करता, तो फिर मैनेजमेंट में कुछ एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप बोल के या किसी को वर्बली हर्ट करके, ये प्रैक्टिस में या गाइडलाइंस में नहीं आता है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, और अगर आपको इन्फेक्शन के कोई भी ग्रोथ या कोई भी एविडेंसेस मिलते हैं, आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें स्टेप लेना है। ठीक है, टू प्रिपेयर नर्सेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज इन अ हॉस्पिटल एज पर द एनएबीएच और जेसीआई स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अपना चलाओ। आपका प्रीवियस क्या नॉलेज था वो मैटर नहीं करता, लेटेस्ट और स्टैंडर्ड जो अभी चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। हो सकता है आप एनएबीएच में काम करते थे, आपको जेसीआई हॉस्पिटल में जॉब लग गई, तो एनएबीएच में आप क्या करते थे, जरूरी नहीं कि वही जेसीआई में आप इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि मैं उस स्टैंडर्ड्स को सीखूं और उसी के हिसाब से मैं काम करूं। और हो सकता है कि वहां का मैनेजमेंट आपसे ऐसे ऐसे ही चाहता है, आपको आदत कुछ और लगी हुई थी किसी और हॉस्पिटल की, लेकिन नए हॉस्पिटल में आप आए हो, तो न्यू अगर कोई आप तरीके शुरू कर रहे हैं तो मुश्किल तो आएगी आपको, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉलिसी आपको उसी हॉस्पिटल की और स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। टू डेवलप एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे बहुत गलत होता है, बहुत लोग गलत तरीके से बातचीत करते हैं, एक प्रोफेशनल टॉक होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई हो, या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई है, या फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई है, आईसीएन खास तौर से उसको तो इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारा को आईसीएन की जो हमने जो सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने भी एग्जाम्स वो जितनी नर्सेस के लिए वो इंग्लिश में ही ली है। ठीक है, टू प्रिपेयर नर्सेस फॉर द केयर ऑफ कोविड-19, ये सबसे बड़ा टास्क है। और कोविड-19 पेशेंट का आज भी हमने ये क्यों रखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और हम नहीं जानते कि वो कितना टाइम तक चले। ठीक है, क्या ये आपको लगता है कोविड खत्म हो जाएगा, या कुछ कोई बता सकता है इसके ऊपर?
देखो ये वायरस है ना, कोविड एक वायरस, कोविड-19 एक ये कोरोना एक वायरस है। ऐसे ही HIV वायरस भी था जो कि अभी तक उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। डेंगू भी है, उसका भी ट्रीटमेंट हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। मलेरिया का अब जाके वैक्सीनेशन आई है जो कि 60 साल के बाद है ना। तो ये जो कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ कुछ होते हैं बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं और बहुत ही टाइम ले लेते हैं, है ना। तो कोविड ये एक इन्फ्लुएंजा की ही फैमिली का सर्स और मर्स का वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, है ना। सिर्फ फ्लू शॉट लगता है, लेकिन सेम उसी फैमिली से आता है और वो अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। इन्फ्लुएंजा को भी हो सकता है ये भी बड़ा लंबा चले, इसकी वैक्सीन आए, बूस्टर डोजेस आए, है ना। तो ये बड़ा चैलेंजिंग और सबसे फास्ट स्प्रेड होने वाला वायरस है पूरे वर्ल्ड में। अभी तक इतना फास्ट स्प्रेड होने वाला वायरस कोई नहीं था जितना कि कोरोना है। तो ये ICN के लिए और हॉस्पिटल के हर एक लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और खासतौर से ICN के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, वेरिएंट्स आते हैं। ओमिक्रॉन आपको पता होगा अभी जो आ चुका है, इनको सिर्फ आप नाम से ही नहीं, जैसे डेल्टा है इंडिया में, कप्पा है इंडिया में, ओमिक्रॉन भी है, तो इनके आपको जो न्यूमेरिकल नेम होते हैं ये भी पता होने चाहिए आपके, जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए। आप ICN हो तो जैसे इसका कोई बता सकता है क्या है नाम, ओमिक्रॉन को क्या बोलते हैं? चलो डेल्टा का ही बता दो, कोई जानता है? ठीक है, डेल्टा का B.1.617 है और जो ओमिक्रॉन का है B.1.1529 है। ठीक है, तो ये जो कुछ नंबर्स हैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं कि ये चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और ICN का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये कोडिंग में भी आपको ये सारी चीजें, पेपर वर्क में ये सब चीजें पता होनी चाहिए। चलो, अबाउट द कोर्स, हमारा जो ये कोर्स है हमने NABH और JCI स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया, ताकि आप दोनों हॉस्पिटल में कहीं पे भी आप ICN बनो तो आपको मुश्किल ना हो। विद्यांता हैज कंडक्टेड दिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सिंस 2017, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है गलती से। गेट द ई-लर्निंग स्टडी मटेरियल, आपको ई-लर्निंग जो स्टडी के जो हैंडआउट्स हैं इस वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, vidyanta.com से, जब आपका कोर्स एड ऑन हो जाएगा। और सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ वीडियोस डाले हुए हैं हमने जिसमें कि हम आपको वीडियोस दिखाएंगे, और एम्फेसिस ऑन बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरी रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, वो या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो या पेपर लिख के एक असाइनमेंट लास्ट में सबमिट करना होता है जब कोर्स खत्म हो जाता है। किसी भी टॉपिक पे, जैसे BMW पे दे दिया, स्टरलाइजेशन पे दे दिया, हैंड वॉशिंग के ऊपर किसी को टॉपिक दे दिया, एक ही टॉपिक मिलेगा और एक आपको लास्ट में सबमिट करना होता है। ये रिकॉर्ड पर्पस के लिए होता है, क्योंकि आपकी जब फाइल बनती है तो वहां पे हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, और 4 डेज का नहीं है, जब ये ऑफलाइन था तब 4 डेज का था, और अब ये टोटल 10 जूम की क्लास सेशंस होंगे। तो 10 सेशंस हम कवर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। हम 3 मंथ से पहले ही कवर कर लेंगे, ठीक है, 3 मंथ्स तक नहीं करेंगे, नहीं तो गैपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। असाइनमेंट एक लास्ट में मैंने बताया, एग्जामिनेशन, इसमें एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है। ऑब्जेक्टिव है बस क्लिक करो और आंसर सबमिट करो, लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बीच में जो है वो सर्टिफिकेट है, और आपके जो राइट साइड में आप देख सकते हो वो है आपकी मार्कशीट। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको दी जाएगी। ठीक है, कोर्स हाईलाइट थी, रोल ऑफ ICN देखते हैं और ये टॉपिक को बंद करते हैं। जस्ट रोल क्या क्या है ICN का वो देख के हम फिर ये टॉपिक को, आज के टॉपिक को खत्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हमारे जो टॉपिक होंगे, तो फर्स्ट रोल ये क्या है कि सिक जो बीमार है उसको हम परेशान ना करें, हम हार्म ना पहुंचाए, उनको एक कंफर्ट दिलाना सबसे बड़ा एम होता है। ठीक है, आप रोल में क्या प्ले करते हो, आपका जॉब रोल क्या होता है? यू आर ए एजुकेटर, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द क्लास, यू हैव टू एजुकेट द पीपल, नॉट ओनली इन द क्लास बट यू हैव टू टेक द राउंड्स लेते वक्त भी आप लोगों को चीजें सिखानी है, हाइजीन से रिलेटेड, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड। ठीक है, सर्वेलेंस ऑफिसर हो आप, सर्वेलेंस करोगे, राउंड्स लोगे, हर जगह पूरे हॉस्पिटल में जाओगे और देखोगे। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेटर, आउटब्रेक मतलब कोई भी डिसीज एकदम से नंबर में बढ़ने लग जाती है, जैसे डेंगू के केसेस एकदम से आ गए है ना, बढ़ने लगे, वो एक आउटब्रेक था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। कोरोना के अभी जो ओमिक्रॉन आ गया है, अब इसका आउटब्रेक होएगा, हो सकता है, कह रहे हैं, है ना, तो इस पे हमें से पहले से ही तैयारी रखनी है। तो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेटर
हैंड हाइजीन चैंपियन ऑब्वियसली जो सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है, और यही सबसे ज्यादा प्रिवेंशन को रोकता है ना, कंट्रोल में रखता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटर, ऑब्वियसली पॉलिसी जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, अपनी बनाई हुई ये सब चीजें नहीं चलती, ठीक है। रिसर्चर, रिसर्च करो आप कि जैसे कि अगर ओमिक्रॉन आ रहा है तो हमें क्या क्या फैसिलिटी करनी चाहिए, क्या क्या हमें प्रोविजंस करने चाहिए, ताकि जब भी कुछ ऐसा हो, या फिर कुछ न्यू रिसर्च कर सकते हो कि हम क्या ऐसे नया कुछ करें कि जिससे कि कुछ सुधार हो या कुछ इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। वेस्ट मैनेजर, ऑब्वियसली बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल का सबसे इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, और उसको कैसे मैनेज करना है, और इस वेस्ट को कैसे डिकम्पोज या सिग्रीगेट या फिर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बीएमडब्ल्यू का एक अलग से टॉपिक है उसमें। प्रोडक्ट इवैल्यूएटर, प्रोडक्ट इवैल्यूएटर कोई मुझे बताएगा क्या होता है? अगर किसी को प्रोडक्ट इवैल्यूएटर का कुछ आइडिया हो, कुछ भी बोल सकते हो, या क्या पता आप लोगों को एकदम सही पता हो, और नहीं भी पता तो कुछ ना कुछ आप बता सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा आप अगर कम्युनिकेटिव क्लास रखोगे तो टीचर को भी या जो भी पढ़ा रहे होते हैं उन्हें जोश आता है ना। अगर नहीं भी पता होता तो आप नो भी बोल सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं, ठीक है। चलो ठीक। हाँ उद्देश्य सर, प्रोडक्ट इवैल्यूएटर लाइक जैसे हमारा जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है उसके बारे में हमें जानकारी, क्या क्या उसका यूजेस है, क्या क्या उसका हार्मफुल होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए सर। गुड गुड, हाँ सही कहा अवधेश ने। और ये इसके ऊपर भी हमने टॉपिक रखा है, जितने केमिकल्स यूज होते हैं इसके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि किसका क्या रोल होता है और क्या नहीं होता है, ये भी एक पार्ट है। और एक और पार्ट ये भी होता है, एक तो अवधेश ने बता ही दिया है, और दूसरा पार्ट ये होता है कि आप हॉस्पिटल में प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ठीक है। हो सकता है इन्फ्यूजन पंप हो सकता है बीपी मॉनिटरिंग की मशीन हो, या थर्मामीटर हो, या ग्लूकोमीटर हो, ठीक है। तो आपके हॉस्पिटल में प्रोडक्ट आते हैं और वो प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, ठीक है। तो हो कभी कभी होता है कि वो प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, या हो सकता है कि उसके जो रीडिंग्स हैं या जो भी पैरामीटर्स हैं एकदम एक्यूरेट आ रहे हो सकता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट ये ब्रांड अच्छी रीडिंग नहीं दे रहा है, या सही या गलत, है ना। तो इसको इवैल्यूएट करना या जज करना बहुत जरूरी है। आपके पास में इंचार्जेस या टीम लीडर्स या नर्सेस कंप्लेंट लेके आएंगी कि देखो ये सही नहीं है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये इन्फ्यूजन पंप है लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, इसके बटन्स नहीं समझ में आते, इसके जल्दी से बटन्स नहीं काम करते, है ना, या रीडिंग सही नहीं आती। तो आपने इवैल्यूएट किया कि ये सही है या नहीं, तो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में आप कंप्लेंट डालोगे कि इस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए या कुछ अच्छे और बढ़िया ब्रांड का लेके आया जाए, है ना। एमआर लोग घूमते हैं, वो तो अपने प्रोडक्ट को बता देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन इसको इवैल्यूएट कौन करता है? हर एक नर्सिस करती है। जब वो यूज होगा तभी तो पता चलेगा क्वालिटी कैसी होती है, और वो आप तक वो बात को पहुंचाएगी, और उसके बाद इसको रिप्लेस करना है या अदर ब्रांड को लेके आना है, वो चीज का काम भी आईसीएन का होता है, ठीक है। ऑपरेशनल प्लानर, ऑब्वियसली जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मीन सर्जरी रिलेटेड नहीं, जो भी आप अपने प्लान्स बनाते हो उस प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको हर दिन क्या क्या करना है, हर हफ्ते क्या क्या करना है, और हर महीने में क्या क्या करना है, इसका आप प्लान आउट करते हो। तो पहले क्या होता था कि रजिस्टर या में कैलेंडर वगैरह ये सेट किया जाता था, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल टाइम बहुत अच्छा हो गया, तो गूगल कैलेंडर हो गया। मैं जैसे गूगल कैलेंडर यूज करता हूँ और मैं हर दिन का टास्क रख देता हूँ, क्योंकि मैं उतना दिमाग वाला नहीं हूँ कि हर एक चीज को याद रख सकूं, है ना, और कोई चीज मैं चाहता भी नहीं कि मिस हो। तो पहले हम डायरीज बनाते थे, या क्वालिटी मैनेजर क्या करता था, एक प्लान बना के दे देता कि इस दिन इस घंटे इतने बजे आपको ये करना है। तो वही आप गूगल कैलेंडर को यूज कर सकते हो और आप अपने प्लान को इनिशिएट कर सकते हैं, और कोई चीज मिस भी नहीं होगी। और गूगल कैलेंडर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी कल को आईसीएन बनोगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें आप चार्ट बना सकते हो, इसमें आप अपने पाई चार्ट या ग्राफ चार्ट, इसके हिसाब से भी आप अपनी जो बाद में प्रेजेंटेशन दो, या आप अपने एज ए आईसीएन हो, कल को आप मीटिंग होती है जो मंथ में होती है या वीक में होती है, उसमें आप अपने हर एक एक्टिविटी को जज कर सकते हो, परसेंटेज में भी आपने क्या क्या किया और कितना कितना आउटकम्स मिला,
और ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो होती है ऑपरेशनल प्लानर, ये आपके हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड होती है कि वो एक आपको प्लान बताते हैं और उस प्लान के हिसाब से आपको काम करना होता है। तो एक ये रोल थे। दूसरा कंटिन्यूटी में रोल क्या है, टीम वर्क। ऑब्वियसली आप अकेले नहीं काम करते, टीम में काम करते हैं। हॉस्पिटल में ऑब्वियसली बहुत से लोग होते हैं, तो टीम होती है। और ये टीम में कौन कौन होते हैं, मेरे ख्याल से इसमें बता रखा है क्या, नहीं मैं बता देता हूँ। आप आईसीएन हो तो आपका जो हेड होता है वो होता है क्वालिटी मैनेजर, ठीक है। क्वालिटी मैनेजर होता है, आप होते हो, इसमें पैथोलॉजिस्ट भी हो सकता है, इसमें आपका लैब टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, इसमें आपके फिजियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, और इंटेंसिविस्ट होते हैं। डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है और कितना ज्यादा उसके स्टैंडर्ड हाई है। छोटे हॉस्पिटल में जस्ट क्वालिटी मैनेजर या आईसीएन मिलेगा, कहीं कहीं तो आईसीएन भी नहीं मिलता, जस्ट क्वालिटी मैनेजर ही काम करता है। और कहीं कहीं किसी किसी हॉस्पिटल्स में ये सारे लोग मिलते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में, है ना। तो डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है, कितने बेडेड है। जेसीआई हॉस्पिटल कितना ज्यादा वो हाईली रिप्यूटेड, जेसीआई में तो हर जगह आपको सारे लोग मिलेंगे। ऐसा कोई जेसीआई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ पे क्वालिटी मैनेजर, इंटेंसिविस्ट, आईसीएन, ये सारी टीम मिलेगी पूरी आपको, ठीक है। लेकिन एनएबीएच में डिपेंड करता है आप सिटी में हो या रूरल एरिया में हो, है ना, या फिर आप कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है उस हॉस्पिटल में। मल्टी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है आपका रोल और आपकी टीम। फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ गाइडलाइंस एज पर द एक्रीडेटिंग बॉडीज। जो भी एक्रीडेटिंग बॉडी है, जो कि एनएबीएच है, जेसीआई, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत स्ट्रिक्टली माना जाता है। डेवलप्स मैनुअल ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर द एसेप्टिक आइसोलेशन एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने हॉस्पिटल के खुद के भी फ्लायर्स बनाते हो, नोटिस बनाते हो और अलग अलग जगह पे लगा देते हो, ताकि हर एक प्रोसीजर्स या एसेप्टिक टेक्निक या आइसोलेशन प्रोटोकॉल हो गए या एंटीसेप्टिक टेक्निक्स हो गई या आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी होगी, इन सब के बारे में उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हर एक को नॉलेज हो, है ना। तो ऐसे कुछ मैनुअल्स मतलब बुक्स होती हैं, या फ्लायर्स हो गई, या पैम्पलेट्स हो गई, या चार्ट हो गए, वो सब आपका काम होता है, ठीक है। आप लोगों को अपडेटेड वो है, आप आईसीएन बन गए और आप गए और आपने देखा वहां पुराने चार्ट लगे हुए हैं, वहां पे तो पुराने इंफॉर्मेशन लगी हुई है, नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, वो उनको रिप्लेस करवाओ। जब इंस्पेक्शन होगा तो आपको ही पकड़ेंगे, आईसीएन को ही पकड़ेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, या नंबर्स पुराने लगे हुए हैं, या कोडिंग वगैरह जो लिखी हुई है वो पुरानी रखी है, लासा के प्रोटोकॉल पुराने लगे हुए हैं, जो भी कुछ है आपको ये सारी चीजें अपडेटेड करनी है कहीं पे भी आप एज ए आईसीएन ज्वाइन करते हो। तो कैरीज आउट टारगेटेड सर्वेलेंस ऑफ एचआईज एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स। तो मैंने बताया था सर्वेलेंस के टाइप्स हैं, टोटल टारगेटेड है, पीरियोडिक है, कंटिन्यूस है, ये अलग अलग टाइप के सर्वेलेंस है जो कि हम सर्वेलेंस के टॉपिक में बताएंगे। तो जितने भी आपके टारगेटेड सर्वेलेंस है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए सही से स्टेप्स लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे अब ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं तो अब वर्क हो रहा होगा टारगेटेड सर्वेलेंस, ओमिक्रॉन और कोरोना के डिपार्टमेंट खुल गए होंगे, है ना, उनकी बेड की फैसिलिटीज बढ़ गई होंगी, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज को देखा जा रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज उनके जो हॉस्पिटल में जितने लोग आएंगे, चेकअप्स या थर्मल वगैरह, जो भी कुछ छोटी से लेके बड़ी बातें भी टारगेटेड सर्वेलेंस में आता है, ठीक है। तो इन सबको ट्रेनिंग और ऑर्डर्स आप लोग प्रोवाइड करते हो आपके हेल्थ केयर स्टाफ्स को। एडवाइज स्टाफ ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट एंड सेफ्टी। अपने हर एक स्टाफ को एडवाइस दोगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड एक सेफ एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। हर एक का रोल होता है, ऐसा नहीं कि आईसीएन ही काम करेगी, हर एक जब काम करेंगे तभी आईसीएन ऑर्डर देगी और बाकी सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और आईसीएन सुपरविजन करेगी, सुपरवाइजेस एंड मॉनिटर्स क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, जो मैंने बताया कि सुपरविजन करेगी, oversee sterilization and disinfection and monitors the use of quality control of the disinfectant। तो जो भी आपके यहाँ पे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी तरीके यूज कर रहे हैं, उसको ध्यान देना, रिवाइज करना और क्या सही है क्या गलत है वो चीजों के ऊपर आपको उनको सिखाना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एडवाइसेस मैनेजमेंट ऑफ एट रिस्क पेशेंट्स एंड सुपरविजन ऑफ आइसोलेशन प्रोसीजर। मैनेजमेंट को आप एडवाइस दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने एक चीज दे दी उसी के ऊपर चल रहा है। आपकी एडवाइस और आपका अलर्टनेस ये बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक्स ऑफ द इन्फेक्शन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। जो भी आउटब्रेक है
जो भी आप जैसे ओमिक्रॉन का आउटब्रेक आने वाला है कह रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देना है कि केसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लैब से हमें डाटा कलेक्ट करना है कि भाई आपके कोरोना के केसेस आए हैं, कहीं इसमें ओमिक्रॉन के, डेल्टा के, कप्पा के कौन कौन से वेरिएंट देखे जाते हैं, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और उसके हिसाब से हमें स्टेप्स लेने होते हैं। डायरेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, बीएमडब्ल्यू में हम सीखेंगे। जैसे कोरोना के लिए डबल येलो पॉलीबैग्स लगाते हैं। कोरोना का अगर पेशेंट है या सस्पेक्टेड पेशेंट है या फिर आइसोलेटेड पेशेंट है तो येलो कलर के डबल बीन यूज किए जाते हैं और उसका अलग से ही उसको भेजा जाता है, उसको बाकी वेस्ट के साथ में नहीं मिक्स किया जाता है या भेजा नहीं जाता, उनके लिए डेडिकेटेड अलग टीम होती है। ये सारी चीज आप लोग बताते हो, ये चीजें हम सिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीजें हैं कोविड के लिए। ठीक है, कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ ऑल न्यू एम्प्लॉयज अबाउट द रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ट्रेनिंग आपको लेनी है। हर एक न्यू एम्प्लॉय जो भी ज्वाइन होता है उसकी भी, पुराने लोगों की भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराने हो गए हैं तो उनको सब पता है, उनकी भी बीच बीच में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेस रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ विद द इन्फेक्शन। तो अपने ट्रेनिंग में बता रहा था कि जो चाहे पुराने हो या नए हो, नए की तो होती है लेकिन पुरानों की भी आप ऑर्गेनाइज करना है रेगुलर ट्रेनिंग कि वो लोग रिवाइज करते रहें। ठीक है, मैंने एक चीज सीख ली, जरूरी नहीं मुझे 10 चीज सिखाई थी, जरूरी नहीं कि मुझे 10 की 10 याद रहे, कुछ टाइम के बाद 5 ही याद हो और 5 में भूल चुका हूं। तो इसलिए मुझे जब तक बार बार रिवीजन नहीं मिलेगी तब तक मैं हर एक चीज से अपडेटेड नहीं रहूंगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर ट्रेनिंग हर एक एम्प्लॉय की प्लान आउट करना है। ऑडिट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड द एंटीमाइक्रोबियल यूसेज। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कितने भी प्रोसीजर्स होते हैं नर्सिंग रिलेटेड और या फिर एंटीमाइक्रोबियल जो भी आप एजेंट यूज करते हो, चाहे वो आपका हैंड वॉश हो चाहे सैनिटाइजर हो, ये सारी चीजों का यूसेज कैसे हो रहा है, इनको फिलअप कैसे किया जा रहा है, इनकी कितनी क्वांटिटी है और कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। अब जैसे कोरोना आ रहा है, आउटब्रेक आ रहा है, तो ऑब्वियसली सैनिटाइजर का भी ज्यादा यूज होगा तो उसकी क्वांटिटी पहले से होनी चाहिए, नहीं तो बाद में मिलता नहीं है ना। ऑक्सीजन की क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में मिलती नहीं है। ये सारी चीजों का भी आप मीटिंग में अपना जो है कमेंट देते हो। मॉनिटर्स हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ्टी प्रोग्राम, तो और आपके हेल्थ केयर की सेफ्टी प्रोग्राम, जैसे सबको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगा है या नहीं लगा, इन्फ्लुएंजा के शॉट्स लगते हैं या नहीं लगते। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एम्प्लॉय रिलेटेड होती है, इम्यूनाइजेशन रिलेटेड होती है, ठीक है, निडल स्टिक इंजरी रिलेटेड होती है। तो वो सारी चीजें जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी जिससे हो, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे कोर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये क्या क्या चीजें होती है और क्या नहीं। तो सो गेट रेडी फॉर द चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको तैयार रहना है कि हर एक टाइप का जो भी चैलेंज आए या रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, आपके पास में आंसर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, तो आपके पास हर एक चीज के आंसर होंगे और हर एक चीज आपके लिए ईजी बनेगी। ठीक है, तो आज हमने देखा है कोर्स हाईलाइट एंड रोल ऑफ आईसीएम। ठीक है, तो इन्फेक्शन का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आज का टॉपिक हमारा यही था, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम एंड द रोल ऑफ आईसीएन, और कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, आप लोग इस वेबसाइट पे जाइए और आप अपने अकाउंट को क्रिएट कीजिए। जिन लोगों का अगर आ रहा है, एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे करके देखिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हो सकता है आपको 5 बार करना पड़े। ठीक है, लेकिन कीजिए, हो सकता है आपका पासवर्ड आप लोग उतना स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग अपने पासवर्ड को ध्यान देना। यूजर नेम और ईमेल में दोनों जगह ईमेल डाल दो। ठीक है, और पासवर्ड पे आपको, पासवर्ड हमारा सही नहीं होता इसलिए हमारा अकाउंट नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना, या पासवर्ड ऐसा उस प्रोटोकॉल के हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम हो तो हम मुझे स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट शेयर करना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपके इसमें क्या दिख रहा है, तो मैं आईटी पर्सन को भेजूंगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट जो है यूएस से कंट्रोल होती है। मेरे बॉस जो है अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पे आईटी जो डिपार्टमेंट है वो लोग ये देखता है अमेरिका में, तो इसलिए थोड़ा बीच में कभी कभी कम्युनिकेशन का ये हो जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी आपका काम नहीं है इस वेबसाइट से, लेकिन हमें फिर भी विद इन अ वीक, ये हफ्ते में आपको रजिस्ट्रेशन का, ये जो इसमें विद्यांतर.com जो वेबसाइट है, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका अकाउंट बनाना जरूरी है। तो हम हफ्ते के अंदर अंदर इस अकाउंट को बना लेंगे। ठीक है, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, या फिर जो भी आप
कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वह ग्रुप भी है उसमें भी आप डाल सकते हो अपनी क्वेरीज को, अभी याद नहीं है तो। सर आपने ओमिक्रॉन का बताया था ना, वो मैं नहीं लिख पाई थी, आप मेरे को प्लीज बता दीजिए। क्या चीज, क्या? सॉरी। जैसे डेल्टा का बताया था ना B.1.617, ऐसे ही ओमिक्रॉन का भी नहीं पता मेरे को। हाँ, B.1.1 529। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, तो ये मैं एक आपको चार्ट दे दूंगा जिसमें हर एक कंट्री के अलग अलग जो वेरिएंट है वो WHO की स्क्रीनशॉट होगी, ठीक है। तो मैं वो स्क्रीनशॉट लूंगा और वो आपको शेयर करूंगा कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ये सारे नाम दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। और वो कंट्री भी लिखी होगी और उनके कोड नेम भी लिखे होंगे। ये बहुत बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं या एग्जाम्स हैं इसमें जरूर इनको तो पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि आज की डेट में नॉन मेडिकल्स भी बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन मेडिकल्स को तो एटलीस्ट ये चीजें तो पता होनी चाहिए। और WHO की वेबसाइट का जो मैंने बताया था, ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी यूजफुल आएगा। बस WHO ओपन आप ले लिखो, WHO ओपन WHO.org, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने कोर्सेज कर सकते हो, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड कोर्सेज हैं। आप लोग यहाँ पे जाओ, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो हम सर्टिफिकेट देंगे उसके साथ ये भी रख देना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा या बहुत यूजफुल होगा। और इसमें आप अपडेटेड रहोगे हमेशा, WHO की वेबसाइट से आप हमेशा ही अपने आप को अपडेट रखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखो बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, आप लोग और भी कोर्सेज कर सकते हो। WHO के सर्टिफिकेट मिलेंगे इसमें बहुत अच्छे वाले, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नर्स के ये सारे कोर्सेज अब खुल गए हैं, आप ये कर सकते हो। लैंग्वेज सेलेक्ट करो, आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल सेलेक्ट करो कि आपको एडवांस कोर्स करना है, बेसिक कोर्स करना है या इंटरमीडिएट मीडियम टाइप का करना है, तो वो चीजें आप कर सकते हो। तो एडवांस में कोई ऐसा कोर्स नहीं है, लेकिन हो सकता है इंटरमीडिएट में भी कोई नहीं है, तो बेसिक कोर्सेज होंगे जरूर यहाँ पे मेरे ख्याल से। एक रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं, बड़े यूजफुल हैं आगे जाके, और अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। यहाँ पे सारी वो गाइडलाइंस डालते हैं जिससे कि ये कोर्स आज हम पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वही चीजें रहें, बदलती हैं चीजें। WHO से ही सारी गाइडलाइंस बनती है, NABH और JCI WHO को ही देख के फॉलो करता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है। तो आप अपडेटेड भी रहोगे फ्यूचर में, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी की जो चीजें होंगी वो हम आपको अपडेटेड करा देंगे। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, हफ्ते में 2 बार हम टॉपिक लिया करेंगे, एक वीकेंड्स में और एक बीच में वीक डेज में हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बेसिक्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, और वो कभी भी आपका, आज समझो अभी है ट्यूसडे है, तो हम सैटरडे या संडे को नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है। आई होप दैट दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग टू यू, और आप लोगों ने इस पे एनरोल किया है तो जरूर आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, अच्छी बात है। और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का जो सर्टिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, होना चाहिए, हर एक के पास होना चाहिए, ठीक है। तो यही है आज का टॉपिक, फिर मैं बंद करता हूँ। और कोई क्वायरी नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। ओके, कोई क्वायरी नहीं लग रही, ठीक है। तो मैं ये कोर्स अभी बंद करता हूँ, और नेक्स्ट हम सैटरडे या संडे को आपको 1 या 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे आपकी डेट्स और टाइमिंग्स, ठीक है। और आप प्लीज, एक चीज बहुत जरूरी है, अगर आप ये अटेंड नहीं करते हो, समझो मैंने डाला कि सैटरडे को है क्लास और आप लोग नहीं उस दिन अवेलेबल नहीं हो, तो बस एक व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट एक छोटा मैसेज डाल दो, आई एम ऑन ड्यूटी या जो भी कुछ है, ताकि आपकी अटेंडेंस जो एडमिन लेता है वो ये रहे, है ना। फिर बाद में आपको सर्टिफिकेशन के लिए मुश्किल ना पड़े। बस इतना ही करना होता है आपको। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे, बस व्हाट्सएप ग्रुप में एक डाल दो कि ड्यूटी पे हो या जो भी कुछ हो, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। बाय बाय।